नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको छायावादी युग के बारे में बता दिया था कि जो आधुनिक काल के उपभेद हैं, यानी छायावाद आधुनिक काल के उपभेदों में पहले भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है पिछली वीडियो में। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है पहले उनको देख लें और तभी आप अगला समझ में आपके आएगा। किसी भी टीचिंग टेस्ट की तैयारी करते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, तो हिंदी साहित्य सभी में लगभग पूछा जाता है। पर अगर जो बच्चे उत्तराखंड एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए विशेष मैंने सिलेबस वाइज शुरू किया हुआ है, तो आप उसको एक सीरियल वाइज आप पढ़ सकते हो। तो कल की पिछली वीडियो में मैंने छायावादी युग कब से कब तक स्टार्ट रहा और मुख्य बातें उसमें क्या क्या रही, क्यों छायावाद इस युग को छायावादी नाम पड़ा, तो ये मैंने कंप्लीट समझा दिया है। तो मैं फिर दोबारा आपको कह देती हूँ, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली देख ले, तभी अगला आपके समझ में आएगा। क्योंकि जो युग आया उसके छायावाद के 4 स्तंभ कवि माने जाते हैं। 4 स्तंभ जिसको कहते हैं वो माने जाते हैं। पहले थे प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। प्रसाद जो जयशंकर प्रसाद थे, जो प्रमुख जयशंकर प्रसाद की झरना जो रचना थी जयशंकर प्रसाद की झरना, तो उससे छायावाद की शुरुआत कहा जाता है कि झरना से छायावाद की शुरुआत हुई थी। कहीं कहीं जो सुमित्रा नंदन पंत की पल्लव है उसको छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो पल्लव की कुछ कविताएं थी, पल्लव जो उनका कविता संग्रह है उसकी जो कुछ कविताएं थी वो झरना से पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी, इसलिए भी कहा जाता है। और जो इससे पहले मैंने बताया था निराला की जूही की कली थी, उसकी तो कुछ कविताएं कुछ कविताएं उसकी 1916 में प्रकाशित हो चुकी थी और वो भी एक छायावादी काव्य रचना है। तो पर मुख्य अब मैंने आपको बताया था कि छायावाद के 4 स्तंभ में आते हैं। पहले जयशंकर प्रसाद, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब हम इनको जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, इनको एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ये इनमें से आप पिछले पेपर उठा के देख लेना, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से आप समझते हुए, पहले थे जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की जो छायावादी रचनाएं थी, रचनाएं तो बहुत सारी हैं इनके, सबसे ज्यादा जयशंकर प्रसाद ने नाटकों की रचना की। जो नाटक थे, नाटकों की शुरुआत ही कहते कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों से हुई है और वो ऐतिहासिक नाटक थे। लेकिन जो इनकी छायावादी रचनाएं थी वो थी, पहली थी झरना। तो झरना से ही छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। मैंने इस क्रम में आप इनको भी नोट, इसी क्रम में आप या तो स्क्रीनशॉट लें या तो इनको नोट कर दें, तो क्रम वाइज आपको याद रहेगा। झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में और कामायनी जो इनकी सबसे प्रमुख रचना थी, इनकी ही नहीं समस्त छायावादी युग की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। और इस काल, आधुनिक काल का महाकाव्य भी कामायनी को कहा जाता है। तो ये थी 1935 में इसकी रचना हुई थी और लहर एक काव्य संग्रह है। अब अन्य रचनाएं देख लें। पहले थी उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, किसकी? जयशंकर प्रसाद की, जो 1909 में प्रकाशित हुई। अयोध्या का उद्धार, शोकाछवास 1910 में प्रकाशित हुए। बब्रुवाहन 1911 में, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय 1913 में और महाराणा का महत्व 1914 में। नाटक थे इनके प्रमुख, जो नाटक थे जयशंकर प्रसाद के, ज़्यादातर नाटक पूछे जाते हैं। विशाख नाटक था, अजातशत्रु, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये क्या थे? मुख्य नाटक है आपका जन्मेजय
जय का नाग्यज्ञ। और इनके नाटकों की एक विशेषता थी, वो थे इनके समस्त नाटक, सभी नाटक ऐतिहासिक नाटक थे। अब दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इसमें समझाने योग्य जो मुख्य बातें होंगी वही मैं आपको बताऊंगी जो पेपरों में आने लायक हैं। और जो नहीं तो पूरी अगर आप एक तरफ से कहानी सुनने लगोगे तो फिर वीडियो में ये बातें बतानी संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं। तो अब देखो, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1890 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1937 में। छायावाद के कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो महेश हुए जयशंकर प्रसाद, ब्रह्मा हुए निराला और विष्णु माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंथ। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को कहा जाता है छायावादी युग के ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इनको कहते हैं छायावादी युग के महेश यानी शिव। छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि भी जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है कि छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि थे, क्योंकि इनकी ही रचनाओं से छायावादी युग की शुरुआत हुई थी और इनकी सबसे प्रसिद्ध प्रमुख रचनाएं छायावादी युग में प्रचलित रही, जिसमें कामायनी मुख्य रूप से थी। इसीलिए इसको छायावादी युग का अगर प्रतिनिधि कवि पूछा गया तो आप सुमित्रा नंदन पंथ नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद ही सही होगा। जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। प्रसाद के दार्शनिक विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव, प्रसाद के जो दार्शनिक विचार थे उस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा आपके किस चीज का? प्रसाद के दार्शनिक विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्यभिज्ञा दर्शन का पड़ा। जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह में संकलित कविताएं का जो जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह में संकलित कविताएं पैसालों की प्रतिध्वनि और शेर सिंह के शास्त्र समर्पण है। इसमें राष्ट्रीयता एवं सांस्कृतिक मूल्य है। और एक बारी ये पूछी गई थी पैसालों की प्रतिध्वनि कविता कौन सी किसकी है? पैसालों की प्रतिध्वनि कविता, तो ये क्या है? जयशंकर प्रसाद की कविता है। अब देखो चंद्रगुप्त नाटक में भारतवंशियों के विशेषता को उजागर किया गया है, जिसमें जो प्रमुख लाइनें हैं मैंने आपको पहले भी कितनी बारी बताया है कि कई बारी कुछ लाइनें दी हुई होती हैं और पूछा जाता है कि ये लाइनें किसकी हैं और किस रचना से हैं। अब ज़्यादातर आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें ये नहीं कि सारे काव्य में से कहीं से भी एक लाइन उठाई जाएगी, ऐसे नहीं। जो प्रचलित लाइनें हैं, यानी प्रचलित मतलब मीन्स या तो किसी रस में या किसी अलंकार में या कहीं पे आई हुई वो लाइनें होंगी, वही पूछी जाएंगी। अब जो ये है अरुण यो मधुबई देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो ये जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से है। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा इनके बारे में समझ लें। और फिर मैंने आपको बताया कि शॉर्ट में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस प्रत्येक कवि से या जिस भी युग से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे, वो क्वेश्चनों के हिसाब से ही मैंने आपको कराया हुआ है। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करें। जयशंकर प्रसाद मैंने बता दिया, इनका जन्म 1890 और मृत्यु इनकी 1937 में हुई थी। प्रसाद का जीवन दर्शन किस प्रकार रहा? प्रसाद छायावादी युग के एक प्रतिनिधि कवि हैं, जिन्होंने अपने महाकाव्य कामायनी में अभिव्यक्त जीवन दर्शन के माध्यम से आधुनिक मानव को अपना जीवन सुखी बनाने हेतु कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। किसके माध्यम से? कामायनी के, जो इनकी रचना कामायनी है, कि लोगों को अपना जीवन हर परिस्थिति में कैसा जीना चाहिए, ये निर्देश इनकी कामायनी से दिए गए हैं। कामायनी एक दार्शनिक विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्यभिज्ञा दर्शन का। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्यभिज्ञा दर्शन का सबसे ज्यादा असर पड़ा है कामायनी में जो दार्शनिक विचार जयशंकर प्रसाद के हैं। कामायनी में प्रयुक्त अनेक
परिभाषिक शब्द प्रतिविज्ञा दर्शन के शब्द हैं। प्रसाद जी की निपुणता यो कह रही है कि उन्होंने दर्शन के नीरस एवं शुष्क विचारों को भाव एवं कल्पना के योग से सरल एवं सर्वजन सुलभ बना दिया है। तो मुख्यतः प्रसाद के दार्शनिक विचारों में प्रमुख था नियतिवाद, समरसतावाद, आनंदवाद, संसार की सत्यता के प्रतिपादन, प्रकृति मार्गी जीवन दर्शन। अब जयशंकर प्रसाद हिंदी के उन कवियों में अग्रगण्य हैं जो भारतीय संस्कृति के उद्गाता रहे हैं। इनकी रचनाओं में उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अभिव्यक्त होती है। भारतीय संस्कृति को जिन्होंने उजागर किया है ऐसे कवि रहे हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। प्रसाद के जो समस्त नाटक थे वो पौराणिक तो थे, पौराणिक नाटक थे, लेकिन उनमें भी भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। जो इनका प्रमुख पौराणिक नाटक था जन्मेजय का नागयज्ञ से लेकर के हर्षवर्धन, मतलब ऐतिहासिक ये नाटक रहे, राज्यश्री तक, ये इतिहास के स्वर्णिम एवं गौरवमयी कालखंड पर आधारित है। और ये क्या थे? भारतीय संस्कृति और सभ्यता को लोगों के सामने उजागर करने वाले ऐसे इनके नाटक रहे और संस्कृति और सभ्यता की झलक इनमें दिखती है, ऐसे ये नाटक थे। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व आध्यात्मिकता, समन्वयता, विश्व बंधुत्व, कर्मण्यता, साहस, नैतिकता, संयम, बलिदान, देशभक्ति पर ये समस्त इनकी रचनाएं और इनके नाटक आधारित थे। भारतीय संस्कृति के इन तत्वों का समावेश इनके नाटकों में, इनकी रचनाओं में, इनकी काव्य कृतियों में दिखता है। जैसे इनकी प्रसाद के काव्य संग्रह जो लहर था, प्रसिद्ध काव्य संग्रह जो आपको मैंने बताया, जयशंकर प्रसाद का लहर जो छायावादी काव्य है, इसमें जो प्रसिद्ध रचना थी शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ये मैंने आपको बता दिया। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण और पेशोलो की प्रतिध्वनि, ऐसी कविताएं थी जिनमें राष्ट्रीयता एवं सांस्कृतिक मूल्य उभर कर सामने आए थे। जयशंकर प्रसाद का लहर जो काव्य संग्रह है, जो एक छायावादी काव्य संग्रह है, मैंने पहले ही लिखाया है, काव्य संग्रह है लहर, तो ये छायावादी काव्य संग्रह है। इसमें सबसे प्रसिद्ध कविता है, ये कविता कई बार पूछी गई है, पेशोलो की प्रतिध्वनि कविता ऐसी आएगी, या तो किसकी रचना है, किसकी कविता है? जयशंकर प्रसाद की है। किस संग्रह में है? लहर नामक संग्रह में है, और लहर एक छायावादी काव्य संग्रह है। ये चीज ऐसी इस प्रकार से आप याद रखना। महाराणा का महत्व कविता थी, सांस्कृतिक चेतना से युक्त थी। जो महाराणा का महत्व, ये भी एक कविता। जयशंकर प्रसाद छायावाद के, मैंने आपको बता दिया कि प्रतिनिधि कवि थे। तो ये जो कामायनी, जो प्रसाद की रचना थी, कामायनी जो श्रद्धा एवं इड़ा के सौंदर्य का चित्र अंकित करती हैं। तो जो मुख्य इसमें जो लाइनें थी, इन लाइनों को आप अच्छे से याद रख देना कि एक तो नील प्रधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अटकुला आंख खिला हो जो बिजली का फूल बेगवन बीच गुलाबी रंग। तो ये ज्यादातर उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण है। ज्यों त्यों नहीं, एक ये लाइन है, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी चली आ रही हैं, फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। इसमें मानवीकरण अलंकार, ये लाइनें कामायनी के चिंता सर्ग से आई हुई हैं, जहां जल प्रलय की विभीषिका का चित्र है। समुद्र की लहरों का विकराल रूप देखते ही बनता है, ये इसका उदाहरण है। अब जयशंकर प्रसाद के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। जो मुख्य मुख्य लाइनें थी ये आपको बता। कामायनी में 15 सर्ग हैं जो आपको याद करने हैं। पूछा जाएगा कामायनी में सर्ग कितने हैं, तो 15 सर्ग हैं। कामायनी आधुनिक युग का प्रतिनिधि काव्य है। कामायनी के पात्र ऐतिहासिक एवं कल्पित हैं, कल्पना पे आधारित है, मतलब एक काल्पनिक रचना है। तो कामायनी के पात्र ऐतिहासिक एवं कल्पित हैं। कामायनी का जो मुख्य नायक है मनु है। मुख्य नायक कौन सा है? मनु है, जो देव पुरुष जिसको कहा गया है। और मनु इसमें मन का प्रतीक है। मनु किस चीज का प्रतीक है? मनु मन का प्रतीक है। नायिका श्रद्धा,
कामायनी की जो मुख्य नायिका है वो श्रद्धा है, जो हृदय का प्रतीक है, और जो दूसरी नायिका है इड़ा, वो बुद्धि का प्रतीक है। इन चीज़ों को याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह एक नायिका प्रदान कृति है। कामायनी मैंने इसलिए बताया कि कामायनी छायावादी युग की सर्वश्रेष्ठ कृति है, और ये आधुनिक युग का महाकाव्य भी इसे कहा जाता है, और सबसे प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद की कामायनी। तो इसलिए इसके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ जाना। तो यह एक नायिका प्रदान कृति है, यह एक नायिका प्रदान रचना है, छायावादी युग की सर्वश्रेष्ठ कृति है, यह एक महाकाव्य भी है। अब इनका जो नाटक था ध्रुव स्वामिनी नाटक, नारी समस्या पे, जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है वो नारी समस्या पे आधारित है। जो मुख्य बातें हैं, एकांकी, इनकी एक एकांकी भी है जयशंकर प्रसाद की, एक घूंट। एकांकी क्या है? एक घूंट। जो कामना रचना है इनकी, ये एक नाट्य कृति है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि कामना, जयशंकर प्रसाद की कामना जो रचना है वो है नाट्य कृति। क्या है? एक नाट्य कृति है। और करुणालय गीत नाट्य है। ये करुणालय तो शायद पूछा भी गया था एक बार कि क्या है, ये नाटक है, काव्य कृति है, क्या है? तो ये एक गीत नाट्य है। आप इसी प्रकार से ये क्या करते जाना, नोट करते जाना प्रकार से, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना या तो फिर आप नोट करते जाओ। जो मुख्य मुख्य बातें हैं मैंने आपको बता दी हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत को एक एक करके। मैंने आपको आज जयशंकर प्रसाद को अच्छे से समझा दिया है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। ना आए तो दोबारा रिवाइज करके आप इसको देखते रहो। वीडियो को 2-3 बार ही देखो तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से सुन करके, समझ करके, और साथ साथ इसको नोट भी करते जाएं। आई होप दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें, और देखते रहें मेरे चैनल पर और वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय।